चलिए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर के रिवीजन में जा रहे हैं। आज 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का रिवीजन देखने जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर पढ़ा दिए थे, इसका रिवीजन यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत के राष्ट्रवाद के अंतर्गत होने वाली घटनाओं से चलेंगे। सबसे पहली घटनाओं को हम लोग बीच में रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद में अंग्रेजों के द्वारा शासन करो की नीति आ गई थी। फूट डाउन शासन करो की नीति में सबसे पहले कहा जाता है भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया, जिसमें पूरी तरह से भारत का सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में 1600 ईस्वी में पूरा भागदौड़ चला गया। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का विस्तार बढ़ते गया। पूरे देश, पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के पूरे क्षेत्र में ये कहा जाता है भारत का आक्रमण किया गया। अंग्रेजों के द्वारा भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया गया। सबसे पहले हम लोग घटना 1600 ईस्वी से चल रहे हैं। 1600 ईस्वी के बाद हम भारत के राष्ट्रवाद की घटना चलेंगे, जो हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ। सन 1857 का विद्रोह एक निर्णायक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह कहा जाता है। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा भी दिया गया था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भी नारा दिया गया था। सन 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह किया गया था, इस सिपाही विद्रोह का नेता, अगर पूछ लेगा किसके नेता कौन थे, जिसके नेता थे मंगल पांडे। सिपाही विद्रोह के नेता मंगल पांडे। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि अब 1857 के विद्रोह में भारत के लगभग सभी राजाओं की हार हुई थी। और इस राजाओं के हार होने के बाद अब महारानी विक्टोरिया की बातें पता चला। जब समझ में आई कि 1857 के विद्रोह की जैसी घटना भारत में हो सकती है, तो भविष्य में आगे और भी घटनाएं हो सकती है, जिसके कारण हमारा साम्राज्य के स्थापित किया गया ये समाप्त हो सकता है। इसीलिए महारानी विक्टोरिया ने 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था, जो चला रही थी भारत सरकार को, उसको समाप्त करके 1858 ईस्वी में पूरी कब्जा महारानी विक्टोरिया के, भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चलाया। महारानी विक्टोरिया के शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला आया। और महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में अपना शासन भारत पर चलाना शुरू किया। और वहीं से महारानी विक्टोरिया के द्वारा कुछ वायसराय भारत भेजा जाता था, जिसमें सबसे पहला वायसराय, जो हमारी किताब में सबसे पहला वायसराय सन 1878 ईस्वी में भेजा गया था, जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन सन 1878 ईस्वी में वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला वो अंग्रेजी वायसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। आज हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। लॉन्ग तो हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन शॉर्ट रिवीजन करेंगे, जिससे हमारा भारत का राष्ट्रवाद का एक माइंड मैप दिमाग में बचा रहे। डेट बाय डेट जो डेट में घटनाएं घटी, वो डेट की घटना अगर आप रखें तो हम लोग भारत के राष्ट्रवाद को इंडिया पर बचा सकते हैं। इसलिए डेट बाय डेट हम देखते चलेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटी है। सन 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट चलाया गया। और सन 1879 के द्वारा आर्म्स एक्ट नामक घटना चला था। आर्म्स एक्ट की घटना चला था, जिसमें लॉर्ड लिटन जो वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट चलाया गया था, इसमें जितना भी हिंदी समाचार पत्र था, इन समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया और अंग्रेजी समाचार पत्र को सिर्फ चलाया जा रहा था। और आर्म्स एक्ट के तहत कह दिया अंग्रेजों ने कोई भी भारतीय व्यक्ति अपने साथ कोई भी हथियार नहीं रख सकता, जिससे जानलेवा हमला हो सकता है।
इन सभी हथियारों को मना कर दिया गया था सन 1879 के अंतर्गत आर्म्स एक्ट के तहत। तो 79 के आर्म्स एक्ट के तहत इसे बंद कर दिया गया था। अब आगे घटना जो घटी थी सन 1879 ईस्वी के बाद हम लोग देखें 1885, ये भारत के इतिहास में सबसे निर्णायक मतों में से एक माना जाता है। 1885 ईस्वी में भारतीय लोगों को लगा हमारी मांगों को अंग्रेजों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो इन लोगों ने अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने धरने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी, एक संस्था चाहिए था, और वो संस्था था सन 1885 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ताज्जुब की बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक जो ऐसे संगठन जिसकी स्थापना भारत के लिए किया गया था, भारत के व्यक्तियों के लिए किया गया था, उसके संस्थापक एक अंग्रेज थे, और ये अंग्रेज व्यक्ति का नाम था ए.यो. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुझाव भी एक अंग्रेजी अफसर जो कि कहा जाता है रिटायर कर गया था, उसने एक सुझाव दिया भारतीयों के लिए, और एक ऐसा संगठन बना जिस संगठन से भारत को आजादी मिली। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ अपनी बातों को मनवाना था, लेकिन अंततः जाके यह भारत की आजादी के लिए बहुत बड़ा निर्णायक संगठन के रूप में माना जाता है। 1885 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो हुआ था वह गोकुल दास। अगर इसकी स्थापना पूछेगा कि इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, इसकी स्थापना गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना किया गया था, जिसके अगर पूछ लिया गया तुम लोग से अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अध्यक्ष के रूप में पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर W.C. बनर्जी। इसे क्या मतलब W.C. बनर्जी, वेंकटेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर भारत की आजादी में बहुत ही सहयोग दिए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया था, मुंबई के एक शहर में बुलाया गया था। और अंततः सन 1885 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के तत्पश्चात कहा जाता है कि उस समय हमारे देश में एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जो थे, ये पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकालत की डिग्री पढ़ने के लिए ये न्यूयॉर्क शहर में गए थे। न्यूयॉर्क, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, बैरिस्टर की पढ़ाई। लंदन में पढ़ाई पढ़ने के बाद ये अपनी अफ्रीका में 1993 ईस्वी में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता मंगल पांडे के साथ सन 1993 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किए थे, जो एक सफल सत्याग्रह माना गया। अंग्रेजों का रंग के आधार पर भेदभाव करना, काले गोरे में फर्क को हटाकर महात्मा गांधी द्वारा सन 1993 ईस्वी में जो वहां आंदोलन किए थे, वह आंदोलन को सफल माना गया। और 1993 ईस्वी के बाद हम लोग अगर आगे चले तो सन 1905 में आए, तो हमारे देश 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था। तो बंगाल विभाजन अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो सन 1905। बंगाल विभाजन के बाद सन 1906, इसलिए सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था सन 1906। अगर 1907 की बात किया जाए, एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग चलेंगे। सन 1907 की बात किया जाए तो ये कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन सन 1907। अगर हम सन 1909 में चले तो सन 1909 ईस्वी में हमारे पास
मार्लो मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में भारत में मार्लो मिंटो सुधार आया। सन 1911 ईस्वी में, वही जो सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो चल रहा था, इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द तथा दिल्ली दरबार लगा था। बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था सन 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी के बाद अगर आए तो हम लोग देखेंगे 1915 ईस्वी। सन 1915 ईस्वी में भारत के इतिहास में घटना घटी जो कहा जाता है महात्मा गांधी का भारत में आगमन। महात्मा गांधी का भारत में आगमन, महात्मा गांधी का भारत में आगमन सन 1915 ईस्वी होगा। 15 ईस्वी के बाद घटना 1916 में चलेंगे तो भारतीय इतिहास 1916 की घटना कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन सन 1915 ईस्वी में किया गया था और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान जो था बिहार का, राजकुमार शुक्ला का मुलाकात महात्मा गांधी से हुआ था सन 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में महात्मा गांधी के बाद विचार हुआ राजकुमार शुक्ला के द्वारा। राजकुमार शुक्ला सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण जिला में आमंत्रण भेजे, बुलाए, जिला में जाके बुलाए और बुलाया गया और महात्मा गांधी का पहला भारतीय सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह था जो सन 1917 ईस्वी में लागू किया गया था। ये चंपारण सत्याग्रह के नेता कहा जाता है महात्मा गांधी थे। इस समय बिहार में प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, वह प्रणाली था तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली के मतलब 3/20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, जिसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। उपज के कारण, इस नील की खेती के कारण उपजाऊ भूमि जो होता था बंजर हो जाती थी। तो महात्मा गांधी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के द्वारा बिहार के किसानों की समस्या को दूर किए। तो तुरंत उसके बाद 1918 में इधर महात्मा गांधी बिहार की समस्या को अंत किए। तब तक इधर एक केरल के तट पर मोपला नामक किसानों ने महात्मा गांधी को याद किया और पुकारा। तुरंत महात्मा गांधी 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के तुरंत बाद वह महात्मा गांधी ने मोपला विद्रोह किए, जो मोपला विद्रोह कहा जाता है मालाबार तट के केरल इलाकों के किसानों के लिए किया गया था, मोपला किसानों के द्वारा। और महात्मा गांधी 1917 के बाद 1918 में आए तो महात्मा गांधी का 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन किया गया। और यह खेड़ा आंदोलन कहा जाता है कि खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में किया गया था। किसानों के कर को माफी दिलाने के लिए, किसानों पर कर और टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया था कि महात्मा गांधी माफी दिलाने के लिए किया गया था। और 1919 का इतिहास में हम 2 घटनाओं को याद रखेंगे। 1919 में भारतीय महारानी विक्टोरिया द्वारा रौलट एक्ट कानून को पारित करना, जो एक काला कानून के नाम से जाना गया था। काला कानून जिसे महारानी विक्टोरिया के द्वारा पारित किया गया था। और 1919 की घटना में अगर हम यहाँ 13 अप्रैल 1919 की घटना को अगर याद रखेंगे तो सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में एक घटना घटी जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्या कांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्या कांड कहा गया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर
पंजाब में किया गया था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में किसके द्वारा गोली चलाया गया? जनरल डायर के द्वारा। जनरल डायर के द्वारा गोलियों से निहत्थे भारतीय लोगों पर गोलियों की वर्षा करा दी गई थी, जिसके कारण हजारों व्यक्तियों की मौत के घाट उतर गए थे। और यही घटना हमारा 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग था। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न करते हुए एक आंदोलन शुरू किए, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, किसी भी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। उसी समय भारत में जामिया इस्लामिया, मदन मोहन मालवीय जैसे बहुत सारे कहा जाता है कि राजनेताओं वकीलों के द्वारा चंदा इकट्ठा कर करके भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना किया गया, ताकि भारतीय व्यक्ति को अपने कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले। तो 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन था, और 1920 के बाद सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा एक घटना घटी, जो चौरी चौरा हत्याकांड था। चौरी चौरा हत्याकांड, और ये हत्याकांड के तहत महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए, और 1922 ईस्वी में वह सहयोग आंदोलन जो आजादी का मेन रूप पर पकड़ी हुई थी, अब हमको आजादी मिलने ही वाली थी, तब तक महात्मा गांधी इस घटना के कारण हमारे यहाँ सहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। इनसे गुस्सा होकर महात्मा गांधी से क्षुब्ध हो गए। बहुत सारे व्यक्ति महात्मा गांधी से क्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर, उन्होंने सन 1923 ईस्वी में दो व्यक्ति सबसे ज्यादा गुस्सा हुए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसे 1923 में कहा जाता है। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास महात्मा गांधी से गुस्सा होकर, क्षुब्ध होकर ये पार्टी बनाई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक अलग पार्टी थी। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संकट आया, और 1924 में एक अधिवेशन बुलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया, जो जगह था, उस जगह का नाम था बेला गांव में एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें महात्मा गांधी से क्षुब्ध हुए बहुत सारे नाराज व्यक्ति इस अधिवेशन में भाग नहीं लिए, और अंततः मजबूरी में सन 1924 कहा जाता कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। एकमात्र अधिवेशन बेलागांव अधिवेशन था कांग्रेस का 1924 का, जिसमें मजबूरी का नाम महात्मा गांधी दिया गया, और इसके अध्यक्षता खुद 1924 के बेलागांव अधिवेशन की अध्यक्षता, बेलागांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था, और अंततः मजबूरी के नाम महात्मा गांधी की करना गया, और यही 1924 के बेलागांव अधिवेशन की अध्यक्षता। पूछेगा एकमात्र अधिवेशन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो वो बेलागांव अधिवेशन। और 1925 ईस्वी में देखा गया जो स्वराज पार्टी बनी थी, अब यह स्वराज पार्टी बिखर गई, और स्वराज पार्टी क्या हो गई? समाप्त हो गया। स्वराज पार्टी का अंत हो गया 1925। और 1927 ईस्वी में भारतीय इतिहास में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? सन 1927 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्षता सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बैठाया गया, जिसके 7 सदस्य हुए थे। जिसके कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और ये सातों सदस्य, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी सदस्य अंग्रेजी व्यक्ति थे। इसमें भारतीय व्यक्ति को रखा नहीं गया था, और इसमें भारतीय व्यक्ति को रखा नहीं गया था।
ये साइमन कमीशन रौनक एक्ट जैसे कानून को देखने आ रहे थे कि सही ढंग से कानून चल रहा है कि नहीं, कानून में परिवर्तन करना है, कोई कानून गलत तो नहीं है, इसकी देखरेख करने 7 सदस्यीय सदस्य आ रहे थे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन। लेकिन इस कमीशन में सभी अंग्रेज साथों थे, इसीलिए सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आए साइमन कमीशन भारत आए सन 1928 में और इसकी स्वागत काले झंडे के साथ किया गया। काले झंडे के साथ मुंबई शहर में काले झंडे के साथ विरोध किया गया और इस विरोध में एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को इसी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाठी से चोट खाने के बाद माथा उनके फट गया और वह उनकी क्या हुई थी मृत्यु। तो साइमन कमीशन के समय किनकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का। और साइमन कमीशन वापस गया। अब 1929 की घटना आया। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किए पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तब पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और 1929 के बाद सन 1930 जो कहा जाता है कि इस समय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने रखा। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहा कि आप आंदोलन नहीं कीजिए। तब महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत की, लेकिन इस 11 सूत्री मांग को अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। और इसी बीच महात्मा गांधी ने जब इनकार किए 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से किया था। दांडी यात्रा या दांडी मार्च सन 1930 नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को भंग करने के लिए यह महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से शुरू करके कहां तक गए थे? दांडी तक गए थे अपने 78 अनुयायियों के साथ। महात्मा गांधी 250 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा तय करके दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा। इस चीज को देखते हुए अंग्रेजों में एक बहुत बड़ा ललक आया कि महात्मा गांधी रुकेंगे नहीं। तब उसी समय 1931 ईस्वी में अंग्रेजों का एक नेता, इसका नाम था लॉर्ड इरविन। अंग्रेजों का जो नेता था इरविन ने महात्मा गांधी को बैठकर बात करने की कहा गया और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम लोग दिल्ली भी समझौता हुआ था, इसीलिए हम इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और ये समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 31 ईस्वी में, इसीलिए इसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इस दिल्ली समझौता के तहत महात्मा गांधी मानने से इनकार कर गए और उसी समय में सम्मेलन 30 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिठाया गया। और इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इंग्लैंड से रूस कर भारत चले आए और रूसने का एक मेन कारण था कि उस समय हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग कर दिए थे। पृथक निर्वाचन की मांग प्रस्तुत कर दिए बाबा भीमराव अम्बेडकर और इसीलिए रूस के चले आए। और 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह समझौता पूना हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं।
और कहा जाता है 1932 के बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में इसमें महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा देते हुए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन का आह्वान किया और यह आंदोलन एक सफल आंदोलन मिला और अंततः 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत आजाद हो गया। हमारा देश भारत आज आजाद हो गया और आज हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं और इस आजाद भारत में रह रहे हैं। इसलिए एक तो होना चाहिए कि भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हम देश को आजाद